Okay, the question is trace the conflict between reason and impulse as portrayed by Thomas Hardy in the novel Far From the Madding Crowd. Okay, answer पढ़ते हैं. In the novel Far From the Madding Crowd, we find that Hardy has portrayed some characters who are guided more by impulse than reason. तो इस नॉवल के अंदर हम पाते हैं कि हार्डी ने पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है कुछ कैरेक्टर्स को जो गाइड होते हैं ज़्यादा इम्पल्स से बजाय कि रीज़न के. यानी ज़्यादातर जो पात्र हैं वो इम्पल्स से गाइड होते हैं. इम्पल्स से गाइड होने का मतलब सनक से, भावों में बहते हैं, भावावेग में. इम्पल्स का मतलब रीज़न की मतलब समझदारी की बजाय. देर आर सम अदर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम दीज एंड आर गाइडेड मोर बाय रीज़न. और कुछ ऐसे हैं जो उनसे अलग हैं और वो रीज़न से गाइड होते हैं, यानी समझदारी से काम लेते हैं. बोल्डवुड, ट्रॉय, फैनी एंड बाथशेबा आर इम्पल्सिव कैरेक्टर्स. तो इसमें ये 4 कैरेक्टर ऐसे हैं, बोल्डवुड, ट्रॉय, फैनी और बाथशेबा, जो इम्पल्सिव हैं, जो भावावेग में काम करते हैं, सनकी हैं थोड़े. एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इम्पल्सिव एक्शंस दे सफ़र मच इन देयर लाइव्स. और उनके इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से ही वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफ़र भी करते हैं, परेशान भी होते हैं. गैब्रियल ओक इज़ गाइडेड मोर बाय रीज़न. लेकिन गैब्रियल ओक है वो रीज़न से गाइड होता है, यानी वो समझदारी से काम लेता है, तर्क संगत बात करता है. एज ए रिजल्ट ही रिमेन्स काम एंड अनडिस्टर्ब्ड. और उसका परिणाम यही होता है कि वो काम रहता है, शांत रहता है और अनडिस्टर्ब रहता है, परेशान नहीं रहता. इवन इन हिज आवर्स ऑफ ट्रायल, जब उसके ट्रायल्स के आवर्स में भी, ट्रायल का मतलब परीक्षा के समय में भी जब दिक्कतें आती है, जैसे बातशीबा उसको मना कर देती है शादी करने से, फिर उसकी भेड़ें मर जाती हैं सारी, तब दिक्कतें आती हैं. फिर उसके सामने वो ट्रॉय उसको शादी कर लेता है, जबकि उसको पता होता है कि यह ट्रॉय आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है और दिमाग से काम लेता है, कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता. ही बिकम्स हैप्पी इन द एंड. इसलिए वो लास्ट में खुश रहता है. बोल्डवुड इज़ द मोस्ट इम्पल्सिव कैरेक्टर. सबसे ज़्यादा भावावेग में काम करने वाला बोल्डवुड है, क्योंकि वो मार भी देता है उसको, ट्रॉय को. वो कुछ नहीं सोचता, बस वो देखता है कि ये मेरा काम बिगाड़ने आ गया. शादी हो रही होती है उसकी, तो उसको इतना गुस्सा आता है, कुछ नहीं देखता कि मारने के बाद मैं जेल में चला जाऊंगा, ये कुछ नहीं सोचता वो. तो सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव कैरेक्टर बोल्डवुड है. इन द बिगिनिंग ही इज़ सेन एंड सोबर. शुरू के अंदर तो वो सेन होता है, यानी समझदार होता है, और सोबर होता है, गंभीर होता है. काम एंड कलेक्टेड, शांत भी होता है. The Valentine sent by Bathsheba as a mere joke makes him lose his good sense. लेकिन उसकी बुद्धि तब भ्रष्ट हो जाती है जब बाथशिबा उसको वैलेंटाइन यानी प्रेम पत्र भेजती है सिर्फ एक मजाक के रूप में, और वो उसको सीरियसली ले जाता है तो अपनी बुद्धि खो देता है, वहाँ पे वो गुड सेंस खो देता है. He loses control over himself and acts in an unreasonable manner. वो अपना कंट्रोल खो देता है और अनरीजनेबल मैनर से व्यवहार करता है, यानी बड़ा ही अतर्क संगत व्यवहार करता है बहुत तरीक़ों से, इन मैनी वेज. ही फॉलोज बाथशिबा लाइक ए मैड लवर. जब बाथशिबा उसको अच्छे से बता देती है अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैंने तो ये मजाक में भेजा था, तो उसको वहीं ख़त्म समझ लेना था कहानी. लेकिन फिर वो उसके पीछे पागल हो जाता है, बाथशिबा के पीछे एक मैड लवर की तरह भागता है. एट लास्ट ही फील सेटिस्फाइड व्हेन ही सक्सीड्स इन गेटिंग ए प्रॉमिस फ्रॉम बाथशिबा दैट ही वुड मैरी हिम. परंतु लास्ट में वो सेटिस्फाई भी हो जाता है जब उसको ये पता लगता है कि बाथशिबा ने उसको प्रॉमिस कर दिया है शादी करने के लिए, और उसे शादी करने के लिए तैयार है. आफ्टर 7 years, लेकिन कितने सालों बाद? 7 साल बाद, क्योंकि वहाँ रूल था 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति नहीं आए तो मरा हुआ मानते हैं उसको. He purchases presents for Bathsheba and packs them in packets, writing on them a date when Bathsheba would be his wife. तो वो बहुत सारे प्रेजेंट भी इकट्ठे कर लेता है, उनको पैक कर देता है, उनके ऊपर राइटिंग में लिख भी देता है तारीख जब वो उसको शादी करेगी, जब उसको पत्नी बनाएगा. He even writes Bathsheba Boldwood on the packets. तो वो इतना ज़्यादा उत्साहित होता है शादी के लिए कि हर एक पर वो अपने दोनों के नाम लिख देता है. बाथशिबा को बोल्डवुड बना देता है, वो बाथशिबा बोल्डवुड सरनेम बन जाता है ना बाद में लड़की का. हिज मोस्ट इम्पल्सिव एक्शन शूटिंग ऑफ ट्रॉय. और सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पल्सिव एक्शन था वो था ट्रॉय को गोली मारना. ड्यूरिंग द क्रिसमस पार्टी ruins हिम. जब वो क्रिसमस पार्टी के अंदर उसको गोली मारता है तो ये चीज़ उसको ruin कर देती है. ruin का मतलब उसको बर्बाद कर देती है. गोली मारता है तो वो उसको जेल हो जाती है, तो बर्बाद ही हो जाता है वो. इट लीड्स हिम टू हिज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ये चीज़ उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देती है, यानी उसको आजीवन कारावास. ट्रॉय हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द इरेटिक चाइल्ड ऑफ इम्पल्स. ट्रॉय को
सही कहा गया है। इरेटिक चाइल्ड बोला गया उसको इम्पल्स का, यानी भावावेग का। इरेटिक वो होता है जो कभी सुधरता नहीं है, बिगड़ा हुआ बच्चा है ये इम्पल्स का, यानी भावावेग का, भावावेश का। ही लैक्स रीजन ऑल टुगेदर, उसमें रीजन है ही नहीं, वो उसमें तर्क है ही नहीं, समझदारी है ही नहीं। ही रिफ्यूजेस टू मैरी फैनी आफ्टर हर फैटल मिस्टेक इन वेस्टिंग टाइम एट ए रॉन्ग चर्च। जब फैनी एक फैटल मिस्टेक करती है, फैटल मिस्टेक का मतलब बहुत ही घातक गलती करती है, और वो गलती होती है रॉन्ग चर्च में पहुंचने की। वो गलत चर्च में पहुंच जाती है। वो उसको बुलाता है ना शादी के लिए, लेकिन नाम एक जैसे से होते हैं चर्च के, तो वो फैनी दूसरे चर्च में पहुंच जाती है। ये अलग चर्च में उसका वेट कर रहा होता है, तो उनकी शादी हो नहीं पाती। उसके बाद वो मना ही कर देता है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी वहाँ बेइज्जती हो जाती है। हिज इम्पल्सिव एक्शन आफ्टर ही सीज डेड फैनी रूइंस हिज हैप्पीनेस। और उसके बाद जब वो डेड फैनी को देखता है, जब फैनी मर जाती है, तब वो बड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, और इससे उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। फैनी को देखते उसमें फिर से पुराना प्यार जग जाता है। उसको जब ये पता लगता है कि फैनी का बच्चा भी हुआ था, जो उसका बच्चा था, तो उसको देख करके वो अपनी पत्नी को सब कुछ बोल देता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तेरे से तो मैंने पैसों के लिए शादी की है, सच्चा प्यार तो मेरा ये था। वो सनक जाता है वहाँ पे, उसको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मर गई है वो तो बेचारी, उसके साथ तो ढंग से बिहेव कर जो तेरी वर्तमान पत्नी है, पर ऐसा नहीं करता वो। द वे ही रीअपियर इज ऑल्सो रॉन्ग एंड नॉट बेस्ड ऑन रीजन। और जिस तरह से वो वापस अपीयर होता है, जब वो उसके बारे में सोच लेता है ना कि वो डूब गया और मर गया, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, ये भी बड़ा एक रीजन के ऊपर बेस्ड नहीं लगती ये भी चीज़। अगर उसको आना ही था तो टाइम से आ जाता, वो इतने दिन कहाँ घूम रहा था। हाँ, 7 साल बाद वो आया है वहाँ पे, तो पहले ही आ जाता तो। ही अल्टीमेटली गेट्स हिज पनिशमेंट, और लास्ट में उसको सज़ा भी मिलती है। सज़ा क्या मिलती है? गोली मार दी जाती है। ही इज शॉट डेड बाय बोल्डवुड, उसको बोल्डवुड द्वारा गोली मार दी जाती है। हैड ही बीन गाइडेड बाय रीजन, अगर वो रीजन से गाइडेड होता, ही वुड हैव पास्ड ए हैप्पी लाइफ, तो अच्छी ज़िंदगी जीता, ऑफ ईज एंड कम्फर्ट, आराम की ज़िंदगी जीता, आसान ज़िंदगी जीता। फैनी रॉबिन इज ऑल्सो इम्पल्सिव। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, वो भी इम्पल्सिव है, फैनी रॉबिन। शी बिकम्स सो इनफैचुएटेड विद ट्रॉय दैट शी एक्ट्स इन एन अनरीजनेबल मैनर। वो इतनी ज़्यादा ट्रॉय के प्रति प्रेम में पागल हो जाती है। इनफैचुएशन का मतलब होता है वो प्रेम जो आकर्षण पर बेस्ड हो, सच्चा प्यार नहीं होता है, उसको इनफैचुएशन कहते हैं। जो थोड़ी देर का आकर्षण होता है उसको इनफैचुएशन कहते हैं, क्षणिक प्यार। तो वो इनफैचुएटेड हो जाती है ट्रॉय के प्रति, और एक अनरीजनेबल मैनर से व्यवहार करती है। एज ए रिजल्ट शी सफ़र्स एंड इन द एंड डाइज इन वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज। और परिणाम ये होता है कि वो सफ़र करती है और बड़े ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज में वो मर जाती है, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मर जाती है वो, क्योंकि वो बुलाता है उसको कि तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम्हें पैसे भी दूंगा खूब सारे। तो ऐसी जगह वो जाने के लिए पैदल चलती है, और रास्ते में बरसात आती है और रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको ठंड लग जाती है, वो मर जाती है वहाँ जाकर। बाथशिबा इज़ नो लेस इम्पल्सिव देन फैनी, बाथशिबा भी कम इम्पल्सिव नहीं है। शी इज़ एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड ए मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट। तो वो दिमागी रूप से तो एलिजाबेथ है, लेकिन उसकी भावना है मैरी स्टुअर्ट की। ये 2 कैरेक्टर हैं टॉमस हार्डी के अलग नावल से, उससे लिए गए हैं। सी इज इम्पल्सिव थ्रू एंड थ्रू, वो हर तरह से इम्पल्सिव है। शी रन्स टू यंग ओक टू से दैट शी हैज़ नो लवर्स। वो ओक की तरफ भागती है और उसको ये बताती है कि उसका कोई प्रेमी नहीं है, जबकि उसके कई प्रेमी होते हैं। शी सेंड्स ए वैलेंटाइन विद द रिमार्क मैरी मी टू बोल्डवुड। ये उसकी सबसे घटिया हरकत थी कि बोल्डवुड को उसने एक प्रेम पत्र भेज दिया झूठा, जिसमें लिखा कि मैरी मी, जबकि उसका इरादा नहीं था उससे शादी करने का, वो सिर्फ मजाक कर रही थी उससे। शी फॉल्स ए प्रे टू ट्रॉयज फॉल्स चार्म्स। और फिर बाद में वो ट्रॉय के झूठे आकर्षण का शिकार भी बन जाती है। प्रे का मतलब शिकार हो जाना। तो ट्रॉय ऊपर से बड़ा आकर्षक लगता है, तो वो उसमें फंस जाती है। ऑल हर मिसफॉर्चून आर ड्यू टू हर इम्पल्सिव एक्शन। और जितने भी उसके मिसफॉर्चून थे, जितने भी उसके बैड लक जो था, वो सारा उसकी वजह से था, उसके इम्पल्सिव एक्शन की वजह से। इन द एंड शी रियलाइजेज हर मिस्टेक एंड डिसाइड्स टू मैरी गैब्रियल ओक। एंड में वो मिस्टेक को रियलाइज करती है और डिसाइड करती है गैब्रियल ओक से शादी करने का। प्योर रीजन टेल्स हर दैट हर साल्वेशन लाइज ओनली इन दिस वे। और ये बात रीज़न की भी है, समझदारी की बात भी यही है कि उसका जो साल्वेशन है, उसकी जो मुक्ति है, वो इसी रास्ते पर ही है। यानी इन्हीं गैब्रियल ओक से शादी करके ही वो अपने दुखों से मुक्त हो सकती है। ओक इज सिंपल, टैक्टलेस एंड अनपॉलिश्ड, बट ही पजेसेस द गिफ्ट ऑफ रीजन।
अब ओक जो है वो सिंपल है, टैक्टलेस है, यानी उसमें कोई चतुराई नहीं है, अनपॉलिश्ड है, यानी उसके मैनर्स जो है वो गांव वाले ही हैं, पॉलिश्ड नेचर नहीं है, यानी ऊपर से वो गांव वाला ही लगता है। बट ही पजेसेस द गिफ्ट ऑफ रीजन, परंतु उसमें रीजन का गिफ्ट है, यानी समझदारी है, एंड सेल्फ कंट्रोल, और आत्मनियंत्रण है। वंस रिजेक्टेड बाय बाथशिबा ही रिजॉल्व्स नेवर टू आस्क हर टू मैरी हिम। एक बार जब बाथशिबा उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो डिसाइड करता है कि आगे से कभी नहीं पूछेगा इससे शादी करने के लिए। ही कंटिन्यूज टू लव हर, वो उसे प्यार तो करता है, बट ही इज ऑलवेज गाइडेड बाय प्योर रीजन, परंतु वो प्यार में कभी भी गलत काम नहीं करता, भावनाओं में नहीं बहता, कभी भी रीजन से ही गाइड होता है। एंड सेल्फ कंट्रोल, ही रिमेन्स काम इवन व्हेन ही रिसीव्स द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लाइफ। वो तब भी शांत रहता है जब वो अपने ज़िंदगी का सबसे गहरा सदमा लगता है उसको, जब उसकी भेड़ें मर जाती है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो गरीब हो जाता है और उसको बादशिबा के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, तब भी वो अपना रीजन नहीं खोता है। ही इज़ ऑलवेज गाइडेड बाय रीजन एंड ऑलवेज एडवाइज अदर्स ऑल्सो टू एक्ट इन द मोस्ट रीजनेबल मैनर। तो वो हमेशा खुद भी रीजन के हिसाब से चलता है और औरों को भी सलाह देता है कि तुम भी रीजन के हिसाब से ही चला करो, यानी दिमाग से काम लो, मन से नहीं, दिल से नहीं। ओके।